हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में वील बी एनालाइजिंग 3 इंटरेस्टिंग आईपीओस एंड इन आईपीओस को एनालाइज करते करते वील इंट्रोड्यूस द 6A फ्रेमवर्क। 6A फ्रेमवर्क है बेसिकली 6A फ्रेमवर्क में जब हम इन 3 कंपनीज को एनालाइज करेंगे तो फर्स्ट वील टॉक अबाउट द आईपीओ के आईपीओ में ऑफर फॉर सेल कितना है एंड बेसिकली कंपनी की क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन पे आईपीओ एंड क्या ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट है। सेकेंडली हम करेंगे अबाउट द बिजनेस कि बिजनेस के अंदर ये कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, इंडस्ट्री कैसा कर रही है और ये बिजनेस सेगमेंट्स कौन कौन से में। थर्ड विल डू अबाउट द प्रमोटर्स कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है एंड वेदर द कंपनी इज इंस्टीट्यूशनली रन या प्रमोटर रन कंपनी है। फोर्थ में हम आएंगे अबाउट द वैल्यूएशन कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है और कितनी वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। फिर हम आएंगे अबाउट द पेयर्स कि कंपनी को हम किन पेयर्स से कंपेयर कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ ए के अंदर हम आएंगे अबाउट द रिस्क कि रिस्क फैक्टर्स क्या है बिजनेस के अंदर एंड साथ साथ हम अपनी एक फॉरेंसिक एनालिसिस की चेकलिस्ट भी लगा के चलेंगे कि हम कैसे इस बिजनेस का फॉरेंसिक्स कर सकते हैं विद अ सिंपल 10 पॉइंटर चेकलिस्ट। सो दिस इज अ 6A फ्रेमवर्क एंड विद दिस वी विल बी एनालाइजिंग ऑल दीज 3 अपकमिंग आईपीओस जिनके सब्सक्रिप्शन अभी ओपन भी हो रखे हैं। एंड आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू दिस फ्रेमवर्क ताकि आप इंडिपेंडेंटली इस फ्रेमवर्क को खुद अपनी जर्नी के अंदर लगा पाए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बिजनेस। तो हम फर्स्ट आईपीओ का डिस्कशन करते हैं एंड जो हम फर्स्ट बिजनेस को डिस्कस करेंगे उसमें हम सेम फ्रेमवर्क यूज करेंगे जो हमने इंट्रो में बात करी अबाउट द आईपीओ, अबाउट द बिजनेस, अबाउट द प्रमोटर, अबाउट द वैल्यूएशन, अबाउट द पीयर्स एंड फाइनली अबाउट द रिस्क की रिस्क फैक्टर क्या है बिजनेस के अंदर। तो पहला जो बिजनेस है विच विल बी कवरिंग टुडे इज इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट क्या करता है? तो बेसिकली पहले तो हम आईपीओ का डिस्कस करते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 18,000 करोड़ होएगा पोस्ट डाइल्यूशन, जिस मार्केट कैप पे आईपीओ आ रहा है जिस पे पैसा रेस कर रहे हैं राइट पोस्ट डाइल्यूशन। आईपीओ प्राइस बैंड 397 टू 417 रुपीज है। यहाँ पे सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन है? तो basically, IGI is a company which is owned by Blackstone, and Blackstone is one of the world's largest private equity, and they used to own 100% of this company. And post this IPO, उनका शेयर होल्डिंग गिर के 76.3 या 76.5% के आसपास हो जाएगा राइट। एंड यहाँ पे सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन है? बेसिकली टोटल आईपीओ का जो साइज है 4,225 करोड़ का है। सो दिस इज द लार्जेस्ट आईपीओ इन टर्म्स ऑफ मनी दैट इज बीइंग रेज्ड अमंग्स द 3 दैट वी विल डिस्कस टुडे। एंड जो इशू है इट इज अ फ्रेश इशू ऑफ 3.54 करोड़ शेयर्स। तो 1475 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड साथ साथ ऑफर फॉर सेल ऑलमोस्ट 2,750 करोड़ का है। तो ब्लैकस्टोन क्या कर रहा है कि कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू कर रही है and that is worth 1475 crores and that money is being taken to acquire the subsidiaries of the company. One is based out of Netherlands, the other one is based out of Belgium, right? तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना क्योंकि की रिस्क फैक्टर में भी हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट आईपीओ ब्लैकस्टोन विल होल्ड 76% ऑफ द बिजनेस एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का 100% है। अब हम समझते हैं कि इस कंपनी का 100% आरओसी क्यों है, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस विच वर्क्स इनटू सर्टिफिकेशंस। तो कभी भी आपकी फैमिली में जब भी शादी होती है तो यूल सी की ज्वेलरी जब भी आप लेते हैं तो जो डायमंड हो गया तो डायमंड पे एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप लैब ग्रोन डायमंड भी लेते हैं या इवन इफ यू बाय स्टडीड ज्वेलरी और इवन इफ यू बाय सम ऑफ द कलर्ड स्टोन्स तो उनके साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो व्हाट इज यूनिक अबाउट आईजीआई's बिजनेस? सो फर्स्ट थिंग इज कि आईजीआई इज वन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट लीडर्स इन अ ओलिगोपोलिस्टिक और अ डुओपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर राइट। तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन बिजनेस है अमंग द ग्लोबल पीयर्स एंड कंपनी का अभी 33% वर्ल्ड में मार्केट शेयर है। लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है? इट इज जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका विच इज जीआईए एंड जीआईए इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन राइट। तो जनरली हमारा लिंगो क्या रहता है कि इफ यू आर कंपीटिंग विद नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देन इट माइट बी गुड फॉर यू, बट इफ यू आर कंपीटिंग विद स्टार्टअप देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू। तो राइट नाउ दे आर कंपीटिंग विद अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बट दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी बिकॉज सी आपको कितने कैरेट का डायमंड मिल रहा है, आपको प्रिंसेस कट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वेदर आपका डायमंड ऑथेंटिक है या नहीं है, दीज थिंग्स आर डिसाइड बाय द सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट इज लाइक अ पीस ऑफ माइंड, जैसे गोल्ड पे हॉलमार्क है सिमिलरली डायमंड के लिए इज द आईजीआई सर्टिफिकेट और द जीआईए सर्टिफिकेट राइट। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि कंपनी के अंदर एक तो नेचुरल डायमंड की सर्टिफिकेशन होती है और एक लैब ग्रोन डायमंड की सर्टिफिकेशन होती है। पर लैब ग्रोन डायमंड की जो सर्टिफिकेशन है दैट हैज ग्रोन नॉन लीनियरली ओवर द लास्ट 2-3 years एंड नाउ आईजीआई का 65% मार्केट शेयर है इन द लैब ग्रोन डायमंड मार्केट दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स का मार्केट शेयर इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो वी हैव रेड कंपनीज लाइक सिग्नेट,
अगर गोल्डियम का एग्जाम्पल इंडिया से, एंड वी ऑल्सो रेड द कॉमेंट्री ऑफ द लाइक्स ऑफ पैंडोरा विच इज़ अ US बेस्ड कंपनी. ऑल ऑफ देम आर सेइंग कि लैब ग्रोन इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट फॉर देम, and for some of the companies it has already crossed 50-60% of the total revenue, because chemical composition में lab grown diamonds और natural diamond में कोई फर्क नहीं है, right? So this company does the comprehensive diamond की जो grading होती है वो करती है, then quality and authenticity of जो colored stones हैं उनको evaluate करती है, फिर assessment of जो finished jewelry pieces है उनका करती है, and साथ साथ educational programs conduct करती है for courses in gemology. So gemology is also a field which people pursue. तो उनका 2% revenue education से आता है, 98% revenue comes through the certification business. Right? So एक company ने एक और system build करा है, this is a D-check system. So what is a D-check system? Basically under their machine or under their microscopy, they can check via the D-check system कि एक lab grown diamond है या natural diamond है. So that is something which this company has built. तो प्रेजेंस अक्रॉस द वैल्यू चेन क्या है? देखिए, जब हम ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अपस्ट्रीम में क्या है, नेचुरल डायमंड माइनर्स है, कंपनीज लाइक डिबेल्स. अगर किसी ने ब्लड डायमंड देखे है तो दीज कंपनीज डू माइनिंग ऑफ डायमंड, राइट? देन देयर आर कंपनीज हु आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब ग्रोन डायमंड. अगर गोल्डियम का एग्जांपल लेते हैं इंडिया से, तो दैट इज अ कंपनी व्हिच इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स. दैट इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट? देन देयर आर कंपनीज जो अपस्ट्रीम में हुआ, फिर देन देयर आर कंपनीज हु आर इनटू पॉलिशिंग. तो सूरत की बहुत बड़ी इंडस्ट्री कटिंग एंड पॉलिशिंग के अंदर है. वे इंडिया से एक्सपोर्ट होता है बिकॉज इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द पॉलिशिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली सूरत. बट सूरत में अभी बहुत डाउन टर्न चल रहा है बिकॉज नेचुरल डायमंड प्राइसेस एंड लैब ग्रोन डायमंड प्राइसेस हैव बीन फॉलिंग. एंड देन डाउन स्ट्रीम के अंदर कौन आता है? रिटेलर्स लाइक सेनको हो गया, थंगामाइल हो गया, टाइटन हो गया, कल्याण हो गया. सो दीज आर द डाउन स्ट्रीम सेलर्स ऑफ ज्वेलरी, राइट? And then finally consumers आते हैं आपके और मेरे जैसे. तो across the value chain there is the need of certification, right? So IGI provides certification services for each stage in the value chain for polished and finished jewelry of diamonds, colored stones to a diverse group of customers. And these natural diamonds की जो certification है, wholesalers, jewelry manufacturers, retailers, all of them require. And this is where the company operates. Next time do this experiment, go to a jeweler and see कि उनकी शॉप के ऊपर कहीं jewelers के ऊपर लिखा होता है IGI certified jewelry इधर, right? IGI certified diamond. So that is an interesting thing that you can notice, right? तो हमने वैल्यू चेन समझी. तो सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखता है अगर आप देखेंगे. सो दिस इज अ सर्टिफिकेट दैट लुक्स लाइक लैब ग्रोन डायमंड का आपको रिपोर्ट ऐसे दिखेगा, नेचुरल डायमंड रिपोर्ट आपको ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको शेप एंड कटिंग स्टाइल पता लगेगा. जैसे अगर कटिंग स्टाइल राउंड ब्रिलियंट है तो आपको पता लगेगा. डायमंड की जो एग्जैक्ट मेजर्स हैं आपको पता लगेंगे. जब डायमंड का ग्रेडिंग हुआ तो कितना कैरेट है, 1.01 कैरेट यहाँ पे पता लगेगा. कलर का ग्रेड पता लगेगा, कट का ग्रेड पता लगेगा कि वेदर इट्स एक्सीलेंट, एवरेज और ओके, राइट? सो दिस इज हाउ द सर्टिफिकेट लुक्स लाइक, राइट? एंड अ लॉट ऑफ पीपल like save this certificate. A lot of people like ask for this certificate, and that is what the moat of the business is. Because see, again, at the end of the day, it's a business where not many players can enter, because once you have made a name for yourself, we provide you the best certification services or you can trust us, that is where the competitive advantage comes in. And this is not me saying, this is the data saying, because ROC is 99%, growth rates is 30-35%, and EBITDA margins are beyond 70% on a standalone level, right? अगर हम देखते हैं तो lab grown diamond is 46% of their sales, natural diamond certification is 18.5% of their sales, jewelry, colored stones and other certifications are 31% of the sales, education services is 3.88% of the sales. So I misspoke 2% earlier, right? तो Blackstone ने इस कंपनी को acquire करा. तो अब हम about the promoter में आ रहे हैं. 2023 में acquire करा था for I think overall valuation of $530 million, which implies I think 4,500 crore के आसपास इस कंपनी को acquire करा था मई 2023 में. एंड यहीं पे एक रिस्क फैक्टर मैं आपके साथ जरूर कवर करूंगा. अबाउट द शेयर होल्डिंग देखते हैं. तो शेयर होल्डिंग में लाइक जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो 100% से प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 76.55 आ जाएगी. And they'll be using this money to acquire IGI India, IGI Belgium and IGI Netherlands, right? तो IGI India जो कंपनी जिसका IPO आ रहा है, it will acquire IGI Belgium and IGI Netherlands from Blackstone, right? तो सब्सिडरी को अक्वायर करने के लिए इसमें फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है. आगे हम देखते हैं तो कंपनी का अभी PBT मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डेज सेल आउटस्टैंडिंग ये सब कितना है. तो यहाँ पे सी हॉलमार्क ऑफ एन एक्सेप्शनल बिजनेस इज वेरी हाई रिटर्न रेशियोज. तो रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर दिस बिजनेस इज ऑलमोस्ट बियॉन्ड 50%, राइट? ROC इज बियॉन्ड 62-63%, राइट? अगर फुल ईयर ROC देखते हैं तो 81% के आसपास है. एंड अगर आप कंपनी का बेसिकली PBT मार्जिन देखते हैं तो 55% PBT मार्जिन बिजनेस है, राइट? सो वेरी फ्यू सच टाइप ऑफ कंपनीज एग्जिस्ट, राइट? अब पीयर्स का वैल्यूएशन देखते हैं तो मैंने पीयर्स में कौन सी लिए, वन ऑफ अ काइंड लिस्टेड कंपनीज. तो BSE 92 टाइम्स पे, MCX 56 टाइम्स पे, नॉर्मलाइज FY 26 पे, CDSL 75 की P पे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वन ऑफ अ काइंड लिस्टेड कंपनी है टायर्स के अंदर 34 P पे,
विमता लैब्स फार्मा के अंदर वन ऑफ अ काइंड टेस्टिंग बिजनेस लिस्टेड है, 41 पी पे है। सिंजीन 76 पी पे है, ओनली लिस्टेड CRDMO बिजनेस। कैम 64 पी पे है, केफिन 72 पी पे है, IEX 44 पी पे है, IRCTC 56 टाइम्स अर्निंग्स पे है। एंड अगर हम बात करते हैं IGI लिमिटेड की, अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो कंपनी का जो 2023 का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था कैलेंडर ईयर का आप चेक करते हैं तो आई थिंक इट वाज समवेयर क्लोज टू 324 करोड़, अगर आपको यहाँ दिखता है तो 324 करोड़ के आसपास का पूरा वो था। अब फर्स्ट 9 मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर में कितना हो गया, अगर हम 2024 के फर्स्ट 9 मंथ्स लेते हैं टिल सितंबर, क्योंकि दिसंबर ओवर नहीं हुआ, तो 326 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करा इस कंपनी ने, तो माने 3 क्वार्टर के अंदर। सो दिस कंपनी फॉलोज अकाउंटिंग ऑफ कैलेंडर ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि अगेन ब्लैकस्टोन इज कंपनी बेस्ड आउट ऑफ US, तो दे फॉलो द रिपोर्टिंग ऑफ कैलेंडर ईयर नॉट फाइनेंशियल ईयर। तो 326 करोड़ का पैट है 9 मंथ्स का, तो हायर पैट देन द इंटायर लास्ट ईयर। अगर यही रन रेट रहता है तो 326 को डिवाइड बाय 3 करते हैं तो एवरी क्वार्टर का रन रेट है 108 करोड़ का, राइट। तो अगर क्वार्टर 4 का भी यही रन रेट रहता है तो बेसिकली 434 करोड़ का पैट होगा कंपनी का फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर। डू दिस एक्टिविटी विद मी। अगर 18,000 करोड़ पे IPO आ रहा है एंड 434 करोड़ का अगर पैट आता है तो टेल मी व्हाट्स द फॉरवर्ड पी ऑफ दिस कंपनी ऑन फुल ईयर CY24 बेसिस, राइट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, and then compare with the peers. So that will give you an idea कि whether the issue is reasonably valued, overvalued, very expensive, very reasonable. So those things you can understand. तो हमने growth profile of the business समझ लिया, पर कोई भी बिजनेस हम डिस्कस करते तो हमें रिस्क फैक्टर्स जरूर देखना है। बिगेस्ट रिस्क फैक्टर क्या है इन दिस बिजनेस कि व्हाट इज द प्राइसेस ऑफ LGD कोलैप्स। अगर लैब ग्रोन डायमंड ऐसा हो जाता है जैसे आज आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आप देखेंगे सर्टिफिकेशन की कोई नीड ही नहीं है, कोई मांगता ही नहीं सर्टिफिकेट। तो अगर LGD के प्राइसेस इतने कोलैप्स हो गए बिकॉज सी मैन्युफैक्चरिंग व्हेन इट हैपेंस द कॉस्ट कर्व्स की फॉलिंग, तो आफ्टर 5-6 ईयर्स कहीं ऐसा ना हो कि LGD के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत ही ना पड़े, तो दैट इज अ बिग रिस्क। सेकेंड है कि फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है ऑल्सो गोइंग टू प्रमोटर्स, तो माने जो ऑलमोस्ट 15 to 1700 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू है, तो वो भी इनडायरेक्टली प्रमोटर्स पास ही जा रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स ही अपनी सब्सिडरी इस कंपनी को सेल कर रहे हैं, राइट। सो देयर इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विद द प्रोसीड्स ऑफ द IPO विल गेट यूज्ड, एंड ऑल्सो जो ये सब्सिडरीज अक्वायर कर रहे हैं बेल्जियम के अंदर और नीदरलैंड्स में, सो दोज कंपनीज आर जस्ट एट अ ब्रेक इवन लेवल, राइट। तो इनका जो रिटर्न रेशियो है, तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन अगर हम देखते हैं तो पोस्ट एक्विजिशन कंपनी का जो रिटर्न रेशियोज है दैट फॉल बेसिकली प्योरली बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप PBT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखते हैं तो प्री एक्विजिशन अगर आप देखते हैं तो प्री एक्विजिशन आपको दिखेगा कि कंपनी का पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 50.86% है, वेराइज अगर आप पोस्ट एक्विजिशन देखते हैं तो 37% आपको दिखेगा। तो दैट मीन्स दैट की टॉप लाइन तो बढ़ जाएगी, बट द बिजनेस दैट दे आर एक्वायरिंग इज अ लो मार्जिन और अ नेगेटिव मार्जिन बिजनेस, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द रिस्क की हो सकता है कैपिटल मिस एलोकेशन ना हो रही हो, इवन दो कंपनी शायद से इस ईयर में 42-43 टाइम्स अर्निंग्स में लिस्ट होगी ऑन द अपर बैंड, राइट। सो दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। एंड टर्मिनल वैल्यू रिस्क ये हो सकता है कि अगेन अगर LGD इतना सस्ता हो गया कि सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरह उसको देखने लग गए एंड चप्पे चप्पे पे दुकान खुल गई LGD की, तो हो सकता है सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स गो डाउन। सो दैट इज ऑल्सो की रिस्क फैक्टर। सो दिस वॉज द फर्स्ट IPO दैट वी स्टडीड, एंड इन सारे IPOs की हमने एक फॉरेंसिक केस स्टडी भी करी आपके साथ, तो मैं फॉरेंसिक शीट एंड में खोलूंगा। Now let's come to the second IPO. Second IPO is of a SME company by the name of Yash High Voltage. It's a proxy to transformers. तो पहले about the IPO देखते हैं. Now just before going forward, there's a detailed class that we are doing on how to screen for epic stock ideas. कि स्क्रीनिंग कैसे करें, दिस इज वन ऑफ द की पर्पसेस टू टीच यू इन द SOIC मेंबरशिप, एंड इस पर हम एक लाइव क्लास भी कर रहे हैं फॉर ऑल द SOIC स्टूडेंट्स। तो SOIC मेंबरशिप में हम क्या क्या सिखाते हैं, तो लेवल 1 में हम बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं, दैट हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लान। सेकंड लेवल के अंदर हम सिखाते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कैसे ढूंढें एंड साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। थर्ड लेवल में हम लोग ये सिखाते हैं दैट हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालें। फोर्थ लेवल में हम सिखाते हैं हाउ टू बिल्ड एन इंडिपेंडेंट बाइंग एंड सेलिंग फ्रेमवर्क। लेवल 5 में वी टीच हाउ टू स्क्रीन फॉर स्टॉक्स, जिसकी हम लाइव क्लास आज 1:30 PM पे कर रहे हैं विद ऑल दी SOIC स्टूडेंट्स, एंड साथ साथ हम लेवल 6 के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स को एनालाइज करना आपको सिखाते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप, एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द SOIC मेंबरशिप द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। विद दिस लेट्स गो बैक टू द वीडियो। तो कंपनी का IPO आ रहा है 138 to 146 रुपीज पर शेयर पे, विच इम्प्लाइज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 417 करोड़। तो 34 टाइम्स की TTM PE रेशियो पे IPO आ रहा है, बिकॉज SME पे है तो 1000 क्वांटिटी के लॉट में दिस IPO वन कैन अप्लाई बेसिकली इफ वन वांट्स टू इंडिपेंडेंटली। सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन है, तो 110 करोड़ ये कंपनी रेज कर रही है,
which comprises fresh issue of 93.5 crores. तो कंपनी फ्रेश इशू कर रही है शेयर्स का, माने कंपनी पास सपोज करते हैं 1 करोड़ के शेयर्स थे तो कंपनी 64 lakhs के फ्रेश शेयर्स इशू कर रही है, तो वो पैसा सीधा कंपनी में जाएगा। तो एक चीज तो अच्छी लगी मेरे को कि 110 में से 93.5 करोड़ कंपनी पास जाएगा एंड प्रमोटर्स के पास 16.5 करोड़ जाएगा, राइट। तो करेंटली जो प्रमोटर्स हैं दे होल्ड 79.48% स्टेक इन द कंपनी and remaining 20.52% stake is owned by the other funds. And company जो पैसा रेस कर रही है उससे क्या करेगी, 70 crores the company will use to set up a new factory to manufacture resin impregnated paper, RIP और RIS. बेसिकली कंपनी करती क्या है, अगर हम यहाँ से समझें एक बेसिक टर्म्स में, तो कंपनी बुशिंग्स बनाती है ट्रांसफॉर्मर्स की। तो ट्रांसफॉर्मर बुशिंग्स के दीज आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स यूज इन अ ट्रांसफॉर्मर। तो अगर आपने ट्रांसफॉर्मर के ऊपर की ये चीज़ें देखी होंगी, सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर बुशिंग एंड 5 to 20% ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर कॉस्ट इज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर बुशिंग। मैंने अगर कोई 100 रुपीज़ का ट्रांसफॉर्मर बनाता है तो 5 से 20 रुपये का खर्चा उसका ट्रांसफॉर्मर बुशिंग के ऊपर लगेगा। सो दे सर्व द डुअल पर्पस ऑफ मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन एनर्जाइज कंडक्टर एंड द टैंक। तो बुशिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर चीप क्वालिटी का बुशिंग लगाती है ट्रांसफॉर्मर कंपनीज तो ऑयल लीक हो सकता है जिससे ट्रांसफॉर्मर फट सकता है या खराब हो सकता है। तो बुशिंग इज अ क्रिटिकल मिशन एप्लीकेशन कॉम्पोनेंट, राइट। तो बुशिंग के अंदर कौन से टाइप्स के बुशिंग है, लाइक व्हाट इज द की फीचर ऑफ अ बुशिंग। तो बुशिंग गिव्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो आपको पता लगती है, डिजाइन टू हैंडल द स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर की लो, मीडियम और हाई। जैसे पावर ट्रांसफॉर्मर की बुशिंग्स एकदम ही अलग बनेगी, राइट, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स की बुशिंग एक ही दम अलग बनेगी। तो यश हाई वोल्टेज इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग बुशिंग्स फॉर द पावर ट्रांसफॉर्मर्स। पावर ट्रांसफॉर्मर्स में नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया के अंदर 5-6 ही है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए और थर्मल परफॉर्मेंस के लिए बुशिंग्स यूज होती है। तो अगेन मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है इस प्रोडक्ट का। मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर हम ग्लोबली बुशिंग्स की मार्केट देखते हैं तो 2024 के अंदर ये जो मार्केट है ग्लोबली, तो ये 27,000 करोड़ की है। एंड यहाँ पे अगर हम टैम देखते हैं तो शायद से वर्ल्ड में 36,000 करोड़ का हो जाएगा। बट क्योंकि आई थिंक यश हाई वोल्टेज का एक्सपोर्ट बिजनेस भी होता है, बट मेजरली काफ़ी इंडियन बिजनेस है, तो इंडियन मार्केट माइट बी मोर रेलिवेंट फॉर अस एट द मोमेंट। तो इंडियन मार्केट 2024 के अंदर ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की थी। अगर आप देखते हैं तो बुशिंग में भी कुछ 4 टाइप्स की बुशिंग है। तो लाइक देयर इज वन बुशिंग बाय द नेम ऑफ RIP विच इज द मोस्ट एफिशिएंट वन इन टेक्नोलॉजिकली। देन ऑयल बेस्ड बुशिंग, मतलब जिसको OIP कहते हैं, तो वो डेट इज वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है कि ऑयल लीक ना हो जाए। फिर फिर एक और बुशिंग बाय द नेम ऑफ ऑयल कम्युनिकेटिंग एंड देन अदर्स है। फास्टेस्ट ग्रोइंग बुशिंग इज RIP विच इज 8.1% CAGR पे ये बुशिंग टाइप ग्रो कर रही है। तो इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर राइट बुशिंग्स जो होती है। एंड अगर हम वी ऑल्सो लुक एट बुशिंग्स बाय द नेम ऑफ RIP, या फिर वी ऑल्सो लुक एट बुशिंग्स बाय द नेम ऑफ गैस इंसुलेटेड बुशिंग्स या सॉलिड टाइप बुशिंग्स देखते हैं। तो दिस इज हाउ द प्लेयर्स आर स्टैक्ड अप। अगेन कंपनी इज अगेन बेस्ड आउट ऑफ गुजरात एंड लार्ज प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री 15 है, राइट। स्मॉल एंड मिड साइज प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री 30 के आसपास है प्लस। एंड इमर्जिंग ग्लोबल प्लेयर्स इज अ कंपनी यश हाई वोल्टेज और MIM करके एक कंपनी है विच दे कीप कॉलिंग देयर वन ऑफ देयर कंपेटिटर्स इन देयर DRHP। ग्लोबल प्लेयर्स में GE T&D है, हिटाची एनर्जी है, सीमेंस है। देखिए इस इन मार्केट को समझने तो कैसे समझना है कि बेसिकली ये जो GE होगी, हिटाची होगी, दीज आर कंपनीज विच आर फुल्ली इंटीग्रेटेड। मानिए ट्रांसफॉर्मर भी अपना बनाएंगी, CRGO कॉइल भी अपना बनाएंगे, बुशिंग भी खुद बनाएंगी। तो ये इनका फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। यश हाई वोल्टेज टाइप कंपनीज आर वर्टिकल फोकस्ड, माने एक ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं बट उस पर दिन रात काम कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन क्लासिफाई द मार्केट और थिंक अबाउट कि व्हाई दिस बिजनेस एग्जिस्ट। तो मैं काफी बार ऐसा सोचता हूँ कि ये बिजनेस एग्जिस्ट ही क्यों करता है, राइट, बिकॉज दैट कंपनी इज प्योरली फोकसिंग ऑन बुशिंग्स, राइट। तो किसी कंपनी पास खुद का अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन ना हो या कुछ टाइप ऑफ बुशिंग्स खुद ना बनाते हो, देन दे प्रॉब्ली विल बी आउटसोर्सिंग और बाइंग फ्रॉम देम, राइट। तो इनका अगर फुल प्रोडक्ट रेंज देखते हैं तो OIP कंडेंसर बुशिंग्स है, देन हाई करंट बुशिंग्स है, रेट्रोफिट सॉल्यूशंस है, एंड देन द हाईएस्ट लाइक देयर सेल्स कम्स फ्रॉम द RIP बुशिंग्स, राइट। तो ये RIP बुशिंग्स वोल्टेज जो है 24 kV से 245 kV तक देते हैं। सिमिलरली OIP वॉल देखते हैं तो 24 kV से 245 kV तक देखते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या फिर सेल्स देखते हैं तो RIP कंडेंसर बुशिंग्स देखते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3000 इन नंबर्स है। एंड यहाँ पे अभी कैपेसिटी 97% यूटिलाइज्ड है। हाई करंट बुशिंग्स की 300 ही टोटल कैपेसिटी अभी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे 30% यूटिलाइजेशन थी लास्ट ईयर।
एंड अगर आप OIB कंडेंसर बुशिंग्स देखते हैं तो यहाँ पे कैपेसिटी इनकी 78% के आसपास अभी यूटिलाइज चल रही है एंड दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ 3700 बुशिंग्स ओवर देयर, राइट? सो दिस इज अ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. नाउ हु आर देयर कस्टमर्स? नाउ they have customers like transformer OEMs also buy from them. End customers are also there. I think they say they have more than 100 customers over there. Global customers भी हैं because the company is also exporting. तो end customers में अगर आप देखते हैं customers like these are the actually end users of like transformers, a lot of them. But like this is how जहाँ पे transformers use हो रहे हैं, I think वो इनके examples हैं. फिर कुछ global customers हैं, companies which are global transformer manufacturers, and transformer OEMs are customers like Schneider Electric, customers like Atlanta Electric, customers like Conver, then other customers like Skipper, then companies like Bharat Bijli, Siemens, Toshiba, Transformers and Rectifiers India Limited, and BHEL type companies are there which are their customers, right? Then कंपनी की सेल्स ग्रोथ कितनी हुई है, तो यहाँ पे हम एक बारी कंपनी का P&L को एनालाइज करते हैं, क्योंकि SME कंपनीज में कैश फ्लोज रेयरली पॉजिटिव होते हैं. इस कंपनी का भी हम फॉरेंसिक करेंगे, तो फॉरेंसिक्स की एक लास्ट में शीट है, डू वॉच दैट. तो कंपनी का ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं 8 टाइम्स स्केल अप हुआ है लास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स में. तो कंपनी की सेल्स देखते हैं तो 2020 में 38 करोड़ थी, अभी 108 करोड़ हैं. कंपनी का जो मार्जिन है इट इज स्टेबल एट 22% टाइप्स, तो कंपनी के मार्जिन अभी स्टेबल है. पर कंपनी के प्रमोटर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि ऑपरेटिंग लेवरेज इस बिजनेस में नहीं आएगी अब, क्योंकि ग्रीन फील्ड केपेक्स कर रहे हैं. अभी दे आर रनिंग क्लोज टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटीज व्हेन इट कम्स टू द RIB बुशिंग्स. एंड जो दूसरे बुशिंग्स देख रहे थे ऑयल वाले, वहाँ पे भी 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रही है. हाई वोल्टेज बुशिंग अभी लो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, राइट? यहाँ पे अगर आप देखते हैं 12 करोड़ का पैट है कंपनी का. Interesting thing is कि company is converting most of its profits into cash flows if you look at it. तो SME business पे this is something that is rare to find. This is why we are studying this company, right? तो वरना हम usually आपने देखा है SMEs cover नहीं करते, but I think एक Infolium हो गया, Frontier Springs हो गया, इनके अलावा बहुत tough to find SMEs है which convert their like profits into cash flows if you look at it, right? So they are converting their profits into cash flows, right? तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं एंड बैलेंस शीट को देखते हैं. तो बैलेंस शीट इज ऑल्सो इज इन अ गुड शेप बिकॉज लॉन्ग टर्म डेट इज ओनली 5 करोड़ एंड इक्विटी कैपिटल कंपनी हैज 42 करोड़ का. तो ऑलमोस्ट डेट टू इक्विटी इज 0.1 टाइम्स. बट रिस्क फैक्टर्स भी हैं इस कंपनी में, रिस्क फैक्टर्स हम जरूर डिस्कस करेंगे. बट पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि कंपनी के जो पीयर्स है, सो देर आर कंपनीज लाइक विलास ट्रांसको जो लाइक CGRO ट्यूब्स के अंदर है, CRGO हो सकता है, लाइक CRGO लाइक स्टील ट्यूब्स में. तो बेसिकली वो एक ट्रांसफार्मर के अंदर एक स्टील लगता है वो बनाती है, उसकी कटिंग करती है. तो इट्स अ प्रॉक्सी टू ट्रांसफार्मर. 47 PE पे. JB लैमिनेशंस भी सेम काम करती है, विलास ट्रांसकोर वाला ही भी 47 PE पे. डैनिश पावर अभी रिसेंटली IPO आया था, इट्स लाइक अ मिनी शिल्चर टाइप बिजनेस मॉडल. 61 टाइम्स अर्निंग्स पे है. ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड आज 140 की PE पे. Silchar 58 की PE पे. Savita Oil which manufactures transformer oil for these companies but a very commoditized business is at 23 times earnings. तो यश हाई वोल्टेज का IPO 34 टाइम्स की PE रेशियो पे आ रहा है, राइट? आई थिंक लाइक सो दैट इज वेयर यू हैव टू थिंक वेदर देयर इज मनी ऑन द टेबल और नॉट एज अ रिटेल इन्वेस्टर. बट आई एम जस्ट कंपेयरिंग ऑल द पीयर्स फॉर यू सो दैट यू अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट की लिंगों में चीज़ें कैसे चलती है. बट देख अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो प्रमोटर इज नोन बाय द नेम ऑफ मिस्टर केयूर शाह and 25 years की professional journey है इनकी. And he has grown the company from 30 lakh turnover in 2008 to almost 108 crores turnover. And apart from that, they're exporting to 60 countries. So he's the promoter who's running the show, right? So apart from this, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो पहला रिस्क फैक्टर है, देखिए ट्रांसफार्मर सेक्टर बहुत हॉट है, इस वजह से ट्रांसफार्मर के IPOs बहुत आ रहे हैं. तो हो सकता है 2-3 years डाउन द लाइन ये सेक्टर हॉट ना रहे. तो ये चीज़ आपको जरूर सोचनी है, क्योंकि हॉट सेक्टर्स में IPO आते हैं. तो ओवर सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर्स कुड बी पॉसिबल इन फ्यू क्वार्टर्स डाउन द लाइन. तो एक रिस्क फैक्टर है. सेकेंड है मार्जिन यहाँ पे एक्सपैंड नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी अभी ग्रीन फील्ड केपेक्स कर रही है, माने एक नया प्लांट लगा रही है. तो उसके लिए 70 करोड़ का कैपेक्स कर रही है. अगर आप कंपनी का फिक्स एसेट देखते हैं तो सिर्फ 18 करोड़ का है, बट कंपनी अभी 70 करोड़ का प्लांट लगा रही है. तो ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स अपना फिक्स एसेट बेस कर रही है. फिर SME IPO है, हाउ कॉम्पिटिशन इवॉल्व्स इज वर्थ ट्रैकिंग एज मेनी ट्रांसफार्मर कंपनीज आर ऑल्सो फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटिंग. तो ट्रांसफार्मर कंपनीज एक ट्रिल होगी, तो वो भी कह रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेट करके अपने मार्जिन बढ़ाएंगे. सो व्हेन न्यू कैपेसिटी गोज लाइव इट इज वर्थ ट्रैकिंग एज करंट कैपेसिटी सीम टू बी एट पीक यूटिलाइजेशन. अभी लग रहा है इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख के, स्पेशली इन द RIB ट्रांसफार्मर लाइक स्पेशली इन द RIB बुशिंग्स, तो अभी लग रहा है ट्रांसफार्मर की यूटिलाइजेशन फुल कैपेसिटी पे चल रही है.
राइट। तो कब नई कैपेसिटी आती है तो वो आप लोग देखते हैं, और कब ना ओपेक्स बिल्डअप होता है, तो आपको टाइमलाइंस का एक बड़ी आइडिया लेना है। सो दीज आर द की रिस्क फैक्टर्स। होपफुली आपको ये समझ आ रहा है कि हम की रिस्क फैक्टर हर एक बिजनेस में डिस्कस कर रहे हैं। फाइनली कमिंग टू द लास्ट आईपीओ। नाउ दिस इज एन आईपीओ व्हिच इज बाय द नेम ऑफ इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस। तो ये इस आईपीओ का पहले प्राइस बैंड देखते हैं, 1265 टू 1329 के बीच में है। इम्प्लाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,802 करोड़ का है। कंपनी का पी रेशियो 61 टाइम्स पे है। कंपनी का FY25 पे अगर हम पी रेशियो देखते हैं तो लाइक अगेन सिर्फ H1 को अगर हम एनालाइज कर दे तो 54 टू 55 टाइम्स की पी रेशियो पे है। सेलिंग शेयर होल्डर कौन है इस कंपनी के अंदर, तो 100% ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। बेसिकली 38 शेयर होल्डर्स जो प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दे आर सेलिंग देयर शेयर, एंड promoter holding post IPO 60.61% हो जाएगी. Again, one of the companies which has been funded by the Jhunjhunwala family, they've made a 350 bagger, 350x on this stock over the last 17 years. Exceptional investing, right? And this is a company which is like a shark in a ocean because they serve to a vertical. See, software companies जो vertically focused हो या software services companies जो vertically focused हो, they do well if they are actually serving the needs and if they are able to make the margins. तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो ये कंपनी कहाँ पे सर्व करती है नीड्स ऑफ द यूएस हेल्थ केयर, राइट। तो यूएस हेल्थ केयर के अंदर अगर आप टोटल स्पेंडिंग देखते हैं तो आज $4.7 ट्रिलियन की है, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 7 to 8%। उसमें से इस कंपनी का कितना मार्केट मतलब टाइम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग $4.8 ट्रिलियन की है, राइट। तो इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट केयर की स्पेंडिंग कितनी है, जो पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे, तो उनकी $2.7 ट्रिलियन की स्पेंडिंग है। तो ये बेसिकली दे प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सर्विसेज फॉर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, फॉर पेशेंट कोडिंग, फॉर बेसिकली क्लिनिकल सर्विसेज एंड स्क्राइब सर्विसेज। तो जो भी एक फिजिशियन के पास, अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस बिजनेस लाइक दिस, कि फिजिशियन का कोर काम क्या है, पेशेंट को ट्रीट करना। उसका काम ये नहीं है कि पूरी जो रेवेन्यू की साइकिल में लग जाए, पेशेंट का जो जो पोस्ट केयर है उसको देखें, राइट। एंड साथ साथ जो पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन अगर आप स्क्रिबल कर रहे हैं तो दैट बेसिकली लाइक automatically goes into the software. So everything that a physician needs, this is what this company provides like a platform services. So this is what the business is. अगर आपको एक नटशेल में समझना है, मैं आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ इसके, राइट। तो कंपनी का जो अभी करंट टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो $222 बिलियन का है। एंड कंपनी ने बेसिकली कंपनी का जो ये $222 बिलियन का लाइक मार्केट है, इसमें से 46% रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट से आता है मार्केट शेयर, लाइक मार्केट पूरा, और जो क्लिनिकल सर्विसेज है वो 32% इन द ओवरऑल मार्केट है, और वैल्यू बेस्ड केयर इज द न्यूएस्ट एडिशन, कॉन्ट्रीब्यूट्स 15% इन द ओवरऑल मार्केट ब्रेकडाउन। तो कंपनी करती क्या एग्जैक्टली, तो पहले तो टाइम देखते हैं। तो अभी भी $222 बिलियन की मार्केट में सिर्फ $34 बिलियन की मार्केट आउटसोर्स्ड है। तो इवेंचुअली दिस विल ऑल्सो गेट आउटसोर्स, सो इट्स अ ग्रोइंग मार्केट, एंड एक्चुअली में ये मार्केट साइज भी बढ़ेगा क्योंकि टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन यूएस इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 7.8% CAGR, क्योंकि यूएस में दवाइयाँ महंगी होते जा रही है, एंड वहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज हैज रीच 92.8%। सो जस्ट इमेजिन कि इंडियन इकोनॉमी से बड़ा वहाँ पे सिर्फ हेल्थ केयर का यूएस के अंदर स्पेंडिंग हो रहा है इस टाइम पे, विच इज द स्पेंडिंग दैट विल कीप ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 6 to 7% के। तो बेसिकली आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस विल आल्सो कीप ग्रोइंग, सो दैट इज अ टैम फॉर दिस कंपनी। देन लेट्स लुक एट कि कंपनी कहाँ पे पेशेंट्स और जो फिजिशियंस है उनको हेल्प करती है। तो प्री विजिट में ऑप्टिमाइज शेड्यूलिंग, माने पेशेंट को डॉक्टर के साथ शेड्यूल करना है। फिर पेशेंट एंगेजमेंट हब हो गया। फिर प्रोस्पेक्टिव बेसिकली जो चार्ट रिव्यूज होते हैं कि इस डॉक्टर के रिव्यूज कैसे हैं, फिजिशियन के रिव्यूज कैसे हैं। एंड देन पेरी विजिट होता है बेसिकली ड्यूरिंग द विजिट, तो बेसिकली आई के स्क्रिबल करके है कि डॉक्टर किसी चीज़ पे स्क्रिबल करे, तो प्री विजिट समरी भी दी जाती है। एंड बेसिकली अगर पोस्ट विजिट देखते हैं तो जो बिलिंग होती है और जो बेसिकली क्योंकि यूएस के अंदर क्या है कि काफ़ी लोगों ने इंश्योरेंस ली होती है, तो इंश्योरेंस अब क्लेम क्या अप्रूव हो गया डिनाई होगा, तो दोज थिंग्स पोस्ट विजिट उसके लिए भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। देन साथ साथ अगर हम देखते हैं इन बिटवीन विजिट्स क्या करती है कंपनी, केयर मैनेजमेंट, इनबॉक्स मैनेजमेंट, राइट, आई के एस टैक्स, लाइक सो ऑल दीज थिंग्स। बेसिकली अ फिजिशियन, जस्ट इमेजिन दैट यू आर अ डॉक्टर, all the software needs of yours get taken care by this particular business, right? So this is what this company exactly does. तो just imagine this business like this. अगर हम कंपनी देखते हैं तो इंडिया से ऑलमोस्ट कंपनी के 77.2% एम्प्लॉइज आर बेस्ड आउट ऑफ, तो बेसिकली इंडिया से आउटसोर्स कर रहे हैं सर्विसेज। देन जो यूएस से लेते हैं तो यूएस से ऑलमोस्ट 14% इनके एम्प्लॉइज यूएस में,
8% कनाडा में एंड 0.4% ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्लाइंट्स हैं. एंड देन कंपनी का जो बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ है दैट हैज़ बीन एक्सीलरेटिंग. बट व्हाट ऑल डज कंपनी डू एंड who are their peers? तो कंपनी इज प्रेजेंट अक्रॉस द बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विसेज विच आर नीडेड बाय फिजिशियंस. तो रेवेन्यू साइकिल जो मैनेजमेंट है कि पेशेंट एक्सेस सोल्यूशन हो गए, इंश्योरेंस का अप्रूवल या जो बेसिकली क्लेम होता है डिनाइल का उसमें हो गया, बिलिंग एंड कलेक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंटरिम HIM मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल कोडिंग के अंदर है, वर्चुअल स्क्राइबिंग के अंदर है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में, रेफरल मैनेजमेंट में, एंड जो मेडिकेशन का रिन्यूअल है उसके अंदर भी है, यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट में, HCC कोडिंग में, क्लिनिकल चार्ट रिव्यू में कि डॉक्टर के रिव्यूज भी कैसे हैं, साथ साथ पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर है. राइट, सो बेसिकली द कंपनी इज परहैप्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन इट्स सेक्टर. वैसे तो एक और कंपनी बेसिकली देयर इज अ कंपनी which is basically based out of US only, from Chicago, that has 30,000 employees. This company has 13,000 employees. Right, so अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है यूएस हेल्थ केयर में. तो बेसिकली प्राइवेट हाउस होल्ड्स हैं तो फेडरल टैक्सेस देते हैं विच प्रोवाइड्स मेडिकेयर. फिर प्राइवेट हाउस होल्ड्स ऑल्सो गिव स्टेट एंड लोकल टैक्सेस विच ऑल्सो प्रोवाइड समथिंग बाय द नेम ऑफ मेडिकेड. देन प्राइवेट एम्प्लॉयर्स देख जहाँ से पे चेक आते हैं तो वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू भी बेसिकली जो आपका हेल्थ केयर है दैट गेट्स टेकन केयर ऑफ. Then they also spend out of pocket. Now just imagine there's so much complexity in revenue cycle management that how will a physician or a hospital manage this? This is where this business comes into play, right? So यहाँ पे the company has all the products all the products are based servicing दे रहे हैं which is in patient pre-visits, for diagnostics and treatment, for administrative management and post-treatment follow-up. पर ये सारी चीज़ें जो आप समझेंगे तो उनका how do they make money? So one of the ways that they have started making money is fee for value model. तो एक outcome linked model बनाया इस कंपनी ने जहाँ पे fees is tied up to a specific KPI. तो जैसे ये बताते हैं कि जो उनके फिजिशियंस हैं, जो टारगेट ऑडियंस है, जो उनके कस्टमर्स हैं, राइट, तो उनका 10% EBITDA मार्जिन थे उनका सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले, बट अब 20% हो गए. तो क्योंकि उनके मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, सो देयर प्रॉफिट्स आल्सो स्टार्ट गोइंग अप बिकॉज आउटकम लिंक्ड फी है कि आपका ये KPI इंप्रूव हुआ, दिस इज व्हाई वी विल आल्सो टेक अ हायर चार्ज. तो इट इज नॉट अ टिपिकल IT सर्विस बिजनेस मॉडल जहाँ पे फी फॉर सर्विस है. यहाँ पे फी इज लिंक्ड टू द आउटकम दैट दे आर इंप्रूविंग फॉर द कस्टमर, राइट. सो इट इज टिपिकली लाइक अ KPO बिजनेस, राइट. एंड इसके साथ साथ क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच हो जाती है एंड बाय फोकसिंग ऑन आउटकम्स रैदर देन एक्टिविटीज. तो कंपनी बेसिकली जो की चीज जो की आउटकम चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे पैसा कमा रही है. So this is also something that I thought was unique because their revenues are also linked to the outcomes that they are able to deliver for the customers. अगर हम कंपनी का अभी देखते हैं कि कंपनी की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो आज 804 कस्टमर्स से ज़्यादा एक कंपनी को इन्होंने अक्वायर करा है बाय द नेम ऑफ Equity Holdings. So they've acquired one of these companies which is into documentation, medical coding and revenue integrity solutions for healthcare. But this was a company which was majorly into manpower solutions, but there are a lot of customers for cross-sell. तो post acquiring this company, यहाँ पे क्वेश्चन आता है why did the margins fell? Right, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कंपनी के जो EBITDA margins हैं, तो EBITDA margins ऑलमोस्ट 2024 में अगर आप यहाँ चेक करते हैं 2023 में बिफोर acquiring this company 37% थे. पोस्ट अक्वायरिंग दिस कंपनी 28% के EBITDA मार्जिन हो गया. वाई सो? बिकॉज इस कंपनी में सेल्स तो बहुत थी बट मार्जिन वॉज लोअर ऑन अ लोअर 12-13% साइड, राइट. बट नाउ दे आर सेइंग इन देयर इंटरव्यूज कि इस कंपनी का भी मार्जिन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड इट विल हेड टुवर्ड्स द 30 लाइक mid-30s मार्क. तो 34-35% मार्जिन हो सकता है वापस हो जाए इनका आफ्टर 2 years. पर अगर आप सेल्स देखते हैं कितनी बढ़ेगी कंपनी को अक्वायर करने से, 630 करोड़ की सेल has gone to 1282 crores, right? अगर हम 6 months को compare करते हैं. So that is the impact on the sales growth which it has had, right? So again, if the margins expand, so again the company is sitting on operating leverage and also financial leverage because they've taken a bit of debt to acquire this company. 828 crores का debt है, and the company in their interviews has said कि next 1 year में they'll become debt free. तो whether it's a good business or a bad business, अगर हम pre-acquisition numbers देखते हैं तो return on equity of this business is 37% के आसपास, which again is like one of the best in the IT industry also, because IT service industry is a very high return ratio business, right? So इतना दिमाग नहीं लगाना कि whether it's a good business or a bad business economics wise. So economics wise it seems to be a good business, right? Peers क्या इनके हेल्थ केयर के अंदर देखते हैं, वर्टिकल में देखते हैं. तो हेल्थ केयर में इंडीजीन देखते हैं, रिसेंट लिस्टिंग थी. तो CDMOs और हेल्थ केयर साइंसेस के लिए सॉफ्टवेयर लाइक सॉफ्टवेयर सर्विसिंग प्रोवाइड करती है ड्रग डिस्कवरी के अंदर. 38 की पी है.
KPIT में 58 की पी है, अगेन अ वर्टिकल फोकस ER&D बिजनेस इनटू व्हीकल्स। न्यूजन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, अगेन अ वर्टिकल प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस इनटू बैंकिंग सॉफ्टवेयर, 71 की पी पे। टाटा एलेक्सी की बात करते हैं, अगेन अ बिजनेस फोकस इनटू लाइक हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, राइट, एंड ऑल्सो मीडिया, तो 56 की पी पे। मेडिसिस का एग्जांपल लेते हैं तो इसे TPA, नॉट अ टिपिकल कंपैरिजन बट अगेन अ हेल्थ केयर लिस्टिंग व्हिच हैपेंड रिसेंटली एट अ 50p. IKS Healthcare is at 54 times earnings, and they have literally tripled their revenues in last 4 years post this acquisition, from 530 crores to 1800 crores plus almost, right? And this year I think अगर हम 6 months का trend पकड़ते हैं तो they'll be close to run rating 2500 crores plus revenue, right? तो peer comparison में this is how the peer comparison looks like, and like, and if the again रिस्क फैक्टर के इंटायर IPO ऑफर फॉर सेल है, तो सारे जो प्रमोटर्स हैं उनका ऑफर फॉर सेल IPO है। इंटीग्रेशन एंड मार्जिन लेड चैलेंजेस हो सकते हैं विद इक्विटी होल्डिंग्स, तो जो कंपनी को एक्वायर करे तो वहाँ से मार्जिन लेड चैलेंज हो सकते हैं, बट कंपनी ने अपने इंटरव्यू में तो बोला कि मार्जिन वापस अब जो घटे हैं 21-22% पे है, इट विल अगेन गो बैक टू 33-35%। तो दैट इज समथिंग टू बी सीन, बिकॉज वही की थीसिस पॉइंटर होएगा, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ तो एनीवेज 20-25% प्लस केगर पे आ ही रही है। एनी स्लो डाउन इन आउटसोर्सिंग इन USA, तो अगर USA के अंदर लोग पेशेंट्स डॉक्टर पास आना कम कर दे बिकॉज ऑफ GLP-1 ड्रग, क्योंकि उससे उनकी ओबिसिटी कम हो रही है, उन पे हेल्थ प्रॉब्लम्स कम हो रही है, तो दैट कुड ऑल्सो बी अ लॉन्ग टर्म रिस्क। एंड फाइनली इफ मोर कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स एंटरिंग फ्रॉम इंडिया, तो दैट इज ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म रिस्क। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स विद द IPO। बट कंपनी की जो ग्रोथ रेट्स हैं, तो वो एक बार हम जाके जरूर देखेंगे स्क्रीन पे कि कंपनी की यहाँ पे इस टाइम पे किस टाइप की ग्रोथ आ रही है ना। जस्ट ओवर हियर अगर हम कंपनी के बेसिकली ग्रोथ रेट्स देखते हैं, तो कंपनी हैज सॉर्ट ऑफ लाइक ग्रोन देयर सेल्स फ्रॉम 529 crores to 1818 crores पोस्ट द लाइक कंपनी दे एक्वायर्ड, और उससे पहले भी कंपनी 25% के केगर पे ग्रो कर रही थी। Whereas उससे like pre-acquisition company का EBITDA margin was very high. Post-acquisition EBITDA margin has fallen to 28%, right? So basically acquisition acquired company का अगर margins improve होते हैं तो इनके margins भी improve हो सकते हैं। And also अगर हम balance sheet देखते हैं तो post acquisition they have taken some bit of debt of 935 crores, but company is generating very healthy cash flows which will be used to pay down the debt, right? तो दिस इज विद द बिजनेस ऑफ इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन, जिसमें हमने रिस्क भी देखे। और फाइनली हम टुवर्ड्स द फॉरेंसिक्स चलते हैं। आप लोग मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए आपको कौन सा इंटरेस्टिंग बिजनेस लगा। अब हम फॉरेंसिक्स और कंक्लूजन ऑफ द वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले तो हम फॉरेंसिक्स करते हैं लाइक इंटरनेशनल जो हमारा बिजनेस IGI के नाम से, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का अगर हम CFO अपॉन पैट देखते हैं तो कंपनी ने कितना कैश फ्लो कन्वर्ट लाइक प्रॉफिट कन्वर्ट करा कैश फ्लो में। तो इट्स अ हेल्दी रेशियो ऑफ 80-92%, राइट। 80% FY22 में, लाइक कैलेंडर ईयर 22 में, कैलेंडर ईयर 23 में 92%। एंड CFO upon EBITDA is also a healthy one. Basically, they're converting majority of their operating profitability into cash flows. एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी कंपनी पे इतनी नहीं है, वो लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट के बाहर की आइटम है कुछ कंटिंजेंट इवेंट पे। राइट ऑफ्स एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रेड रिसीवर्स, दिस डेफिनेटली इज समथिंग विच इज समथिंग इज लाइक एन एम्बर फ्लैग। तो 6.82% का राइट ऑफ था कैलेंडर ईयर 2023 में, बट अगेन एन एम्बर फ्लैग वी शुड नो। देन इसके अलावा रिलेटेड पार्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इज 6% ऑन, राइट, क्योंकि सब्सिडीज भी इनकी बाहर होंगी, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी मैनेजेबल अमाउंट। फिर हम यश हाई वोल्टेज में आते हैं। तो यश हाई वोल्टेज में पहली चीज अगर हम देखते हैं CFO अपॉन पैट, तो दे हैव कन्वर्टेड मेजॉरिटी ऑफ देयर प्रॉफिट्स इनटू योर लाइक कैश फ्लोज, सो दैट इज गुड। कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी कुछ नहीं है, राइट, जो सिंगल डिजिट है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन, राइट। Then similarly, write-offs are nothing, intangibles are nothing, but related party seems to be on a higher side, right? Because they purchase a lot of their raw materials from MGC करके company है, which is also one of the related parties. So this is also something which is like an amber flag, right? So you must think about it. But again, बाकी अकाउंटिंग मेट्रिक्स आर गुड बेसिकली। बाकी अकाउंटिंग मेट्रिक्स में इतना कोई रेड फ्लैग नहीं मिला। ये भी हो सकता है कि आर्म्स लेंथ बेसिस पे हो रहा हो, बट अगेन एज एन इन्वेस्टर यू मस्ट चेक इट आउट इंडिपेंडेंट। फाइनली इन्वेंचरस की बात करते हैं। तो इन्वेंचरस के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कैश फ्लो अपॉन पैट अगेन लास्ट 1 ईयर में खराब हुआ, उससे पहले इट वॉज गुड, राइट। फिर CFO अपॉन EBITDA भी देखते हैं, तो ऑन एन एवरेज लाइक थिंग्स हैव बीन गुड फॉर द बिजनेस, राइट। देन अगर हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी देखते हैं तो नॉन प्रेजेंट है,
intangible asset as a percentage of net worth. So this I'll do yellow because they acquired equity holdings. क्योंकि IT services companies में कोई fixed assets नहीं होते, तो because of acquisition intangible assets आ जाते हैं balance sheet पे. So that could be again an amber flag. If the company doesn't do well, तो वहाँ पे company को हो सकता है write off लेना पड़े. बट अगेन अभी तो वो मैनेजमेंट कह रही है कि कंपनी विल डिलीवर, तो हो सकता है अभी ना हो, बट वी हैव टू ट्रैक कि हाउ द अक्वायर्ड कंपनी डज. So this is with the accounting of Inventurous Knowledge Solutions. तो Inventurous के अंदर कैश कन्वर्जन इज रिसेंटली गुड. लास्ट 1 year के अंदर इम्पैक्ट आया. यश के अंदर यश हाई वोल्टेज में कैश कन्वर्जन हैज बीन वेरी गुड एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अगेन नॉन एग्जिस्टेंट ऑलमोस्ट. सो एंड कोई भी ऐसा ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं था जो राइट ऑफ किया हो. बस जो RTPs हैं दैट इज ऑन अ हायर साइड, सो दैट इज समथिंग दैट वन मस्ट थिंक अबाउट इंडिपेंडेंटली. Similarly, IGI की बात करते हैं तो IGI में राइट ऑफ्स एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स हैज बीन अ बिट हाई एट 6%. बट यहाँ पे भी एज सच कोई बहुत ग्लेयरिंग अकाउंटिंग रेड फ्लैग नहीं है. With this, I'll go towards the conclusion of this video. If you love the forensic analysis, please also just drop a loved it in the comments and make sure that you're smashing the like button. With this, let's start with the conclusion. So in conclusion of this video, हम लोग देख सकते हैं कि हमने 6A framework use करा to analyze IPOs and हमने 3 interesting businesses कौन से analyze करे. First was IGI Limited. सेकेंड जो हमने एनालाइज करा दैट वाज यश हाई वोल्टेज. एंड थर्ड जो हमने एनालाइज करा दैट वाज इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस. आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल कौन सा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी एपिक, ऑल्सो ड्रॉप एन एपिक इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन. विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC. जय हिंद.